नमस्कार। आज हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, जिसे हम मांग की आय लोच भी कह देते हैं। आय के परिवर्तन से एक वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहा जाता है। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि मांग की आय लोच आय में परिवर्तन के उत्तर में मांग में परिवर्तन की मात्रा का माप है। इस तरह से जैसे जैसे व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता है, वह वस्तुओं की मांग की मात्रा में भी उसमें परिवर्तन करता है। और इस तरह से आय के परिवर्तन के कारण जो वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहा जाता है। इसे हम एक सूत्र के द्वारा देखते हैं कि मांग की आय लोच किसके बराबर होती है। मांग की आय लोच होती है मांग में अनुपातिक परिवर्तन, जिसे हम आय में अनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करने के उपरांत प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम मांग में अनुपातिक परिवर्तन को आय में अनुपातिक परिवर्तन से भाग देते हैं या विभाजित करते हैं तो हमें मांग की आय लोच प्राप्त होती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि मांग की आय लोच की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। मांग की शून्य आय लोच, ऋणात्मक मांग की आय लोच, मांग की आय लोच इकाई के बराबर, मांग की आय लोच इकाई से अधिक और मांग की आय लोच इकाई से कम। मांग की शून्य आय लोच आय लोच होती है जिसमें आय में परिवर्तन आने से मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है और मांग की मात्रा शून्य रहती है। और इस तरह से यहाँ पर मांग की आय लोच जो है वो शून्य होती है। ऐसा उस समय होता है जब निम्न आय के व्यक्ति जो है वो किसी वस्तु का उपयोग नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ये देखते हैं, अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो डालडा घी की हम बात करें तो जिन व्यक्तियों की आय कम होती है वो शुरू में आय के वृद्धि होने पर वो डालडा घी की मांग की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं, उसकी मांग नहीं करते हैं। तो इस केस में मांग की जो है आय लोच वो शून्य होती है। और इसी तरह से ऋणात्मक मांग के आय लोच में जैसे जैसे आय बढ़ती है तो व्यक्ति जो है वो पहले कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करता है, वो आय में वृद्धि होने के बाद में उनका उपयोग करना बंद कर देता है, जिन्हें हम आय के बढ़ने से उनकी मांग जो है वो कम हो जाती है। ऐसा घटिया वस्तुओं के केस में होता है, जिन्हें हम इन्फीरियर वस्तु भी कह देते हैं, कि जो आय के बढ़ने के साथ साथ मांग की मात्रा उनमें कम हो जाती है, या हम ये कह देते हैं कि ऋणात्मक मांग की आय लोच वहां पर होती है। इस तरह से मांग की आय लोच इकाई के बराबर का मतलब है कि जितना आय में परिवर्तन होता है उतना ही मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। जैसे मांग आय बढ़ती है, मांग की मात्रा भी उसी अनुसार बढ़ती है और यहाँ पर मांग की आयलोच इकाई के बराबर होती है। मांग की आयलोच इकाई से अधिक में आय के परिवर्तन के अनुरूप जो है उसके उत्तर में जो मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है वो जो है ज़्यादा होता है। ऐसा विलासिता वाली वस्तुओं में होता है कि आय में तो अगर मान लीजिए कि 5% ही हमारी वृद्धि हुई है, परंतु मांग की मात्रा में जो वृद्धि है वो हमारी 5% से ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पर आय की जो लोच है वो इकाई से अधिक हो जाती है। इस तरह से मांग की आय लोच इकाई से कम ऐसा अनिवार्य वस्तु में होता है कि मान लीजिए हमारी आय जो है वो डबल हो जाती है, परंतु हमारी मांग की मात्रा जो है वो डबल नहीं होती, वो उससे कम ही रहती है, इकाई से कम होती है। ऐसा अनिवार्य वस्तुओं के केस में होता है, क्योंकि आय के बढ़ने के साथ साथ अनिवार्य वस्तुओं की मांग जो है वो उतनी नहीं बढ़ती, वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही बढ़ती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो आय है वो किस तरह से मांग की मात्रा को प्रभावित करती है। और उसको प्रभावित करते हुए मांग की शून्य आय लोच भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, इकाई के बराबर भी होती है और इकाई से अधिक भी होती है और इकाई से कम भी होती है। इसे हम एक चित्र के द्वारा देखते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने आमदनी ली है जो हमारी आय है, वाई एक्सिस पर वस्तु की मात्रा है या उपभोग है जिसे हम उपभोग करते हैं। स्टार्टिंग में जहां हमने शून्य आय की लोच की बात की थी तो वो देखिए हम इसमें कि शुरू में जब है आय कम होने पर वो
जो है निम्न आय वाले व्यक्ति जो हैं वो डालडा घी की जो है मांग नहीं करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जब उनकी आय बढ़ना शुरू होती है तो वो डालडा घी की मांग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर धनात्मक आय की लोच होती है और इस तरह से कुछ समय बाद में उनकी आय में परिवर्तन होता रहता है, परंतु उनकी जो मांग की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है और वहां पर शून्य आय की लोच हो जाती है। और बाद में आमदनी में अधिक बढ़ोतरी होने के कारण वो जो है डालडा घी की जगह देसी घी का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं, उपभोग करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर आय के साथ साथ जो डालडा घी था वो वहां पर एक इंफीरियर वस्तु या घटिया वस्तु हो जाता है, जिसकी आय के बढ़ने के साथ मांग जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर ऋणात्मक आय की लोच कहा जा सकता है। इस तरह से हमने आय की लोच के विभिन्न श्रेणियों के बारे में बात करी और इस तरह से हम आय की लोच के बारे में जान पाए कि आय की लोच को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। और इस तरह से जब 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न आता है मांग की आय लोच क्या होती है, तो उस समय हमें सिर्फ 2 नंबर के हिसाब से ही उसकी परिभाषा लिखनी होती है। परंतु यदि 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसे हमें पूरा विस्तार से बताना होता है कि धनात्मक आय लोच, शून्य आय लोच, ऋणात्मक आय लोच, इन सब के बारे में हमें विस्तार से लिख के आना होता है और पूरे ढंग से उसमें बताना होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।